नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गांधार ग्रेव कल्चर के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी, नेट के हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनटीए, यूजीसी, नेट, जीआरएफ जून 2023 के आर्कियोलॉजी पेपर का यह पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म गांधार ग्रेव कल्चर वाज यूज्ड फर्स्ट बाय एच दानी ऑन द बेसिस ऑफ विच साइट। गांधार समाधि संस्कृति संज्ञा का प्रथम प्रयोग एच दानी के द्वारा किस पुरा स्थल के आधार पर किया है? ए तक्षशिला, बी घलिगई, सी तिमाड़गढ़, डी बालमबाड़। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन बी एंड डी ओनली, सेकंड ऑप्शन बी एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन सी एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी ओनली। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और सही ऑप्शन को चूज कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सी एंड डी ओनली। प्रोफेसर अहमद हसन दानी के द्वारा तिमाड़गढ़ और बालमबाड़ का जब एक्सकवेशन किया गया था और इसीलिए उन्होंने इसे गंधारा ग्रेव कल्चर का नाम देते हैं। और इसके बारे में जो रिपोर्ट्स है वो एंशिएंट पाकिस्तान के बुक में मिल जाएगा और इसका रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम चैनल हब ऑफ हम पर पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये गंधारा ग्रेव कल्चर का साइट है, ग्रेव साइट बालमबाड़ और तिमाड़गढ़, ये आप बड़े पिक्चर में देख सकते हैं। और इसका ऊपर में जो लोकेशन है वहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के सबसे ऊपरी पार्ट और इंडिया के कश्मीर के जस्ट साइड में सटा हुआ है। बात करते हैं गंधारा ग्रेव कल्चर की, तो ये स्वात वैली कल्चर भी से बोला जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये नीचे में हड़प्पा सिविलाइजेशन की सिमेट्री एच है और उस ऊपर में स्वात कल्चर का जो एरिया है वो दिखाया गया है। और स्वात वैली कल्चर ये स्वात वैली में होने के कारण इसका नाम दिया गया है। और स्वात प्रोटो हिस्टोरिक नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस का यहाँ पे मतलब हो जाता है सिटी ऑफ डेड या ग्रेव यार्ड। हम लोग बात करते हैं गंधारा ग्रेव कल्चर के नामकरण की, कि नामकरण कैसे पड़ा। तो इसका पीछे भी रीज़न देखें कि अहमद हसन दानी जो हैं वो इनका नामकरण करते हैं बालमबाड़ और तिमाड़गढ़ के एक्सकेवेशन के आधार पर। और यहाँ पे भी जो सारे आर्कियोलॉजिस्ट इसका जो समर्थन करते हैं उसका दिया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रीफर टू डिराइव द आर्कियोलॉजिकल terminology from two main factors. Firstly, the culture is known to us mainly from the grave goods, and secondly, it was first discovered in गंधारा रीजन। तो यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में दिखा गया कि दो कारण हैं मुख्य। एक तो यहाँ पे अधिकतर ग्रेव यार्ड मिले हैं और ग्रेव यार्ड में से जितने जो चीज़ें मिली है उसके आधार पर हमें इसके कल्चर की जानकारी मिलती है। और दूसरा, यह गंधारा रीजन में होने के कारण इसका नाम गंधारा ग्रेव कल्चर पड़ा हुआ है। गंधारा ग्रेव कल्चर के अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1200 BCE टू 800 BCE अधिकतर हिस्टोरियन मानते हैं। और इसका अगर हम लोग क्रोनोलॉजी देखें, कल्चरल क्रोनोलॉजी, तो ये ब्रॉन्ज एज से स्टार्ट होकर आयरन एज तक इसका जाता है। और इसका कनेक्शन हमें नॉर्दर्न ईरान और सेंट्रल एशिया से मिलता है। और इसी कारण से अधिकतर हिस्टोरियन इसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी या कह सकते हैं आर्यन माइग्रेशन थ्योरी से भी रिलेट करते हैं, जो कि BMC ग्रुप से रिलेटेड है। तो इसको जो अहमद हसन दानी जो है इनको लगभग 3 पार्ट में बांटते हैं, जिसका अर्ली पीरियड 14 to 11th सेंचुरी BCE है, मिडिल पीरियड जो है 10th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी BCE है, और लेटर पीरियड जो है या लेट पीरियड 7 to 4th सेंचुरी BCE है। गंधारा ग्रेव कल्चर के एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन की बात करें तो यह एक इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन था जो पाकिस्तान आया हुआ था। और इटालियन इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, जो मैं पढ़ने में सक्षम हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ वो थोड़ा सा इटालियन होने के कारण। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है, ये दोनों मिलके यहाँ पे एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। देखा जाता है तो नॉर्दर्न भारत के कुछ पार्ट और पाकिस्तान के पार्ट, जिसमें स्वात वैली से लगभग 52 साइट्स मिले हैं, डार वैली से लगभग 20 साइट्स, चित्राल से 47, बजौर और मोहम्मद ट्राइबल एजेंसी से लगभग 69 ग्रेवयार्ड्स भी मिले हैं, और वेल ऑफ पेशावर से लगभग 19 मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा स्वात वैली से मिले हैं, इसलिए इसको स्वात कल्चर भी बोला जाता है। अब बात करते हुए वो एरिया था, मगर इसको जो इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेटेड सिमेट्रीज है जहाँ से हमें ग्रेव मिले और उस ग्रेव से जो सामान मिले उसमें सबसे प्रमुख तिमाड़गढ़ है, जिसका एक्सकेवेशन 1965 में एच दानी के द्वारा करवाया गया था। और बालमबाड़ जो 1966 में, उसके एक साल बाद एच दानी ने वहाँ पे किया था। उसके बाद देखते हैं कि 1966 में जॉर्जियो स्टेचल जो है वो खड़ाई जो गोरबंद वैली में वहाँ से मिलता है। तो और घलगई, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि घलगई भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मगर जो घलगई में एक्सकेवेशन हुआ था वो एक्सटेचुअल के द्वारा करवाया गया था 1967 में, 68 में और 80 में। और इनके साथ भी और भी 2-3 लोग थे। और देखते हैं कि इसमें ढेर सारे और भी हैं जो कि एग्जामिनेशन के
पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मगर इसमें ये 3 जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा बाकी सारे जो हैं उसका क्वेश्चन काफ़ी कम ही पूछा जाता है। बात करते हैं कल्चरल क्रोनोलॉजी का, तो ये हमें घलघई के जो पीरियड 4 है वहाँ से इसका मैचिंग किया जाता है, उससे मिलाया जाता है। तो हम लोग घलघई को ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेके चला जाता है और अधिकतर एस्टेब्लिशमेंट यहीं से किया जाता है। तो अगर घलघई की कल्चरल पीरियड की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड जो कि 2400 टू 2100 BC तक माना जाता है, और कुछ लोग इसे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो 2970 टू 2920 BC तक का मानते हैं। इस समय में देखते हैं कि वहाँ पे ऑल हैंडमेड पॉटरी मिलते हैं, टेम्पर्ड विथ कोर्स सैंड है, सरफेस कलरिंग वेराइंग फ्रॉम रेड ब्राउन टू ग्रे ब्राउन, मतलब कहीं पे रेड ब्राउन का भी मिलता है कलर और कहीं पे ग्रे ब्राउन का मिलता है, और कंपेरेबल विथ चारकोलिथिक साइट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तो ये तुर्कमेनिस्तान के जो चारकोलिथिक साइट है उससे कंपेयर करते हैं, मतलब देख रहे हैं कि चारकोलिथिक साइट से यहाँ से पीरियड आगे बढ़ रहा है। वहीं हम लोग पीरियड 2 की बात करते हैं तो ये इसका 1810 टू 1500 BC के करीब में माना जाता है, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट 2100 BC भी मानते हैं। तो यहाँ पे फाउंड ओनली इन घलघई केव, यहाँ पे घलघई केव में सिर्फ मिलता है। पिंक और पिंकिश ब्राउन पॉटरी है, मेड ऑफ फाइन पेस्ट एंड व्हील टर्न्ड है, और मतलब कि चाक पे बना हुआ है। कंपेरेबल विथ चारकोलिथिक साइट ऑफ नॉर्दर्न बलूचिस्तान एंड इंडस वैली बाय स्टेचुअर। तो यहाँ पे माना जाता है कि ये जो पीरियड 2 में जो भी पॉटरी मिले हैं वो बलूचिस्तान और चारकोलिथिक साइट्स जो है उससे वो मैच करते हैं। पीरियड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1505 प्लस माइनस 50 BC और कह सकते हैं 1950 टू 1920 BC के बीच में माना जाता है, और इसमें देखा जाता है कि ये पीरियड 2 से लगभग डिफरेंट है। यहाँ पे हैंडमेड पॉटरी है जबकि ऊपर में व्हील टर्न था, और यहाँ पे क्रूड क्ले का है। मैट इम्प्रेशन ऑन द बेस है, कलर वेराइज फ्रॉम ग्रे ब्राउन टू रेड ब्राउन, और रिमेन्स फाउंड फ्रॉम द घलघई एंड बुतकारा फर्स्ट कंपेयर्ड विद द फेज फर्स्ट ऑफ बुर्जहोम। ये बुर्जहोम का जो फर्स्ट फेज है उससे कंपेयर किया जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजिकल आइडिया लग जाता है स्वात वैली के आसपास के जो रीजन्स हैं, और पाकिस्तान इंडिया जो अखंड भारत उस समय के जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था वैसे कंडीशन के एरिया के लिए ये आप इसकी जानकारी रख सकते हैं। पीरियड 4 की जहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि कंपेरेबल विथ बारीकोट, लेबनान थर्ड और फेज सेकंड ऑफ द कश्मीर, और टेप हिसार सेकंड बी और थर्ड बी, और यहाँ से हमें हैंडमेड बर्निश्ड ग्रे और बफ वेयर मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। रेड वेयर भी मिलते हैं, और ये सारे सब में व्हील टर्न मिलते हैं, और इसमें ब्लैक बैंड्स आपको दिखाई पड़ेगा। स्टोन और बोन्स के भी टूल्स मिलते हैं, और यहाँ पे कॉपर के पर्जेंट्स भी मिलते हैं। गंधारा ग्रेफ कल्चर के जितने जो ग्रेप्स हैं या उसके बरियल्स जो हैं उसके टाइप्स को लगभग 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें अहमद हसन दानी ने भी बांटा है, और अभी के समय में मॉडर्न जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें मोहम्मद जाहिर की रिपोर्ट में भी इसको लगभग 5 टाइप में बांटा गया है, जिसमें देखा गया कि टाइप फर्स्ट में मोस्ट इलेबोरेटेड है, अपर स्टोन कंस्ट्रक्शन है, अपर एंड लोअर ग्रेफ चैम्बर है। ये आपको तिमारगढ़ और फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्ट्री से मिल सकता है। आपकी बात करते हैं टाइप 2 में, तो टाइप 2 में अपर एंड लोअर चैम्बर दोनों है ग्रेव में, और इसमें जो अपर स्टोन कंस्ट्रक्शन है नहीं हुआ है, इसका आपको एविडेंस हमें तिमारगढ़ और तिमारगढ़ के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेट्री से मिल जाता है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 से लगभग मैच करता है। बस इसमें क्या है, इसमें अपर स्लैब नहीं है, जबकि यहाँ पे अपर और स्टोन कंस्ट्रक्शन किया गया है। टाइप 3 की बात करते हैं तो इस ग्रेव को सिस्ट ग्रेप्स बोला जाता है। यहाँ पे इस ग्रेव में चारों तरफ से वर्टिकल सिस्ट स्लैब लगे हुए हैं, और इसके ऊपर में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, और इसके ऊपर चैम्बर भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम तिमारगढ़ फर्स्ट एंड सेकेंड, खड़ई और जारिफ जो कोरवाना सेमेट्री है वहाँ से मिल सकता है। टाइप 4 चैम्बर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ड्राई स्टोन मेसनरी लाइनिंग मिलती है, या यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो लोअर ग्रेव चैम्बर में है। इसका एग्जांपल हमें तिमारगढ़ के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेट्री से मिल सकता है, जारिफ करवाना के सेमेट्री से मिल सकता है, काटेलाई के फर्स्ट सेमेट्री से मिल सकता है, और लियोबनार के फर्स्ट सेमेट्री से मिल सकता है। हम लोग बात करते हैं टाइप 5 का, तो इसमें सिंपल सा गड्ढा खोद के बरियल किया गया है। इसमें कोई भी शेप साइज या उसको ऑर्नामेंट या उसमें चेम्बर बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया, एग्जैक्टली सिंपल सा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट बरियल टाइप में कि अपर स्टोन कंस्ट्रक्शन तिमारगढ़ से जो मिला है वो कैसा है, और उसके चेम्बर कैसे बने हुए हैं वो दिखाया गया है। साथ ही साथ सिस्ट ग्रेव जो है तिमारगढ़ सेमेस्ट्री फर्स्ट से वो आपको मिल रहा है, और इसमें किस तरीके से डिस्ट आर्टिकुलेशन किया गया है, या मतलब
ह्यूमन को मतलब मानव को किस तरीके से दफनाया गया उसको मिलता है। तो इस बरियल टाइप में है कि इसमें लोअर अपर चैम्बर दोनों बने हैं इस गड्ढे में, और इसमें स्लैब और मेसनरी किया गया है। लोअर चैम्बर जो है उसमें ह्यूमन है, उसके स्केलेटन है, और जो भी उससे रिलेटेड ग्रेव गुड्स हैं जैसे वो पॉटरी हो गया, टूल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। अगर हम लोग टाइप 2 के बरियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमें कि जो फ्लेक्स्ड इन्ह्यूमिनेशन किया जाता है या फ्लेक्स्ड बरियल कहा जाता है, जिसमें मानव को उसको मोड़ के दफनाया जाता है, उसकी बात किया जाता है। तो क्राउचिंग पोजीशन में है और कहीं पे लेफ्ट है और कहीं पे राइट पोजीशन में है, और यहाँ पे पोस्ट क्रिमिनेशन के भी कुछ हमें एविडेंस मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो ह्यूमन बॉडी थी उसका हेड जो है वो माउंटेन की तरफ और लेग जो है टुवार्ड्स वैली की तरफ है। और यहाँ से हमें फेस अर्न भी प्राप्त हो, फेस अर्न होता है उसमें पोस्ट क्रिमिनेशन मतलब जलाने के बाद जो रिमेन्स बच जाते हैं उसको उसमें ऐड किया जाता है। और साथ ही साथ देखते हैं कि सेकेंड तिमारगढ़ के सेकेंड सेमेट्री सेकेंड में हमें फ्लेक्स्ड इन्ह्यूमिनेशन भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो आप फोटोज़ देख रहे हैं ये आपका तिमारगढ़ से है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सिंगल फ्लेक्स इल्यूमिनेशन किया गया है। आदमी को मोड़ के दफनाया गया है, उसके हाथ पैर को मोड़ दिया गया और उसको लेफ्ट राइट करके दफना दिया गया। साथ ही साथ में उसके ग्रेव गुड्स भी आसपास आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। हम लोग बात करते हैं टाइप थर्ड बरियल टाइप्स का। तो इसमें क्या है कि जो जलाने के बाद क्रिमिनेशन करने के बाद जो भी चीज़ें बचती हैं, ह्यूमन निमेस बचते, चाहे बोन्स हो गए, एसेज हो गए, चारकोल हो गए, तो उसको पॉटरी में रख के, उसको अर्न्स में रख के, उसको या तो लोअर चैम्बर में और कहीं कहीं पे अपर चैम्बर में भी रखा गया है। तो इस टाइप के बरियल मिलते हैं जिसको टाइप थर्ड में बांटा गया है। अगर हम लोग बरियल के टाइप 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉटरी अर्न्स और बॉक्स अर्न्स जो हैं दोनों टाइप के मिलते हैं, जिसमें आपको देख सकते हैं कि रेज्ड लेग है, उसमें कहीं कहीं पे दिखता है, और कहीं कहीं पे जो भी पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल्स होते हैं तो उसमें पॉटरी अर्न्स भी मिलते हैं जो कि काफ़ी हाईली डेकोरेटेड होते हैं। और अगर बॉक्स अर्न की बात करते हैं तो उसमें शेप्स रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल्स, और पॉटरी जो अर्न शेप्स होते हैं उसमें अलग अलग होता है। खासकर उसमें फेस बनाया गया था, नाक बनाए गए रहते छेद करके, उसके माउथ बनाए गए रहते, आइज बनाई गई रहती, उसके ऊपर भाव बनाए गए होते। तो इस प्रकार से कहा जाता है इसे फेस और या एंथ्रोपोमॉर्फिक अर्न भी बोला जाता है, तो वो भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो कि बॉक्स अर्न का आपको दिखाई दे रहा है। बॉक्स अर्न है जिसमें आप जितने जो पोस्ट कम्बिनेशन के पार्ट्स बच जाते हैं ह्यूमंस के बोन ऐसे, जिसको इसमें रखे जाते हैं। और ये आपका एग्जांपल है फेस अर्न का, कि इसमें देख रहा है कि आँख को छेद करके और नाक जो है वो मिट्टी को थोड़ा उभार ला के उसके भाव बना दिया गया। और फिफ्थ टाइप के जो ग्रेव गुड्स होते हैं उसमें पॉटरी में ग्रे और रेड वेयर तो होते ही होते हैं, इसमें एनिमल और ह्यूमन फिगरिन्स भी प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं टोटल में कि जितने जो ग्रेव गुड्स मिलते हैं उसमें पॉटरी ज़्यादा होते हैं, कॉपर ब्रोंज के आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है कॉपर ब्रोंज के पिंस मिले हैं, टेराकोटा के स्पिंडल्स होल्स मिले हैं, आयरन के भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और माइनर ग्रुप ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगरिन जो है मैंने बताया टाइप 5 में वो भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं टोटल 392 ग्रेव्स आर जो है इनह्यूमिनेशन है, 150 ग्रेव्स जो है पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल्स है, और 15 ग्रेव्स ऐसा है जिसमें इनह्यूमिनेशन और पोस्ट क्रिमिनेशन बरियल दोनों मिलते हैं। तो यहाँ से जितने जो ग्रेव्स मिलता है, ग्रेव्स और या कब्र मिलती है, उससे क्या पता चलता है? तो गंधारा ग्रेव कल्चर दस रिप्रेजेंट्स ए पैटर्न ऑफ लिविंग इन द hill zone of Gandhar as evidenced in the graves, and thus show how the peoples who are equipped with the poor bronze and iron tools and weapons adapted themselves to the natural resources। तो वहाँ पे आसपास में जो भी चीज़ें उनसे मिली और उन्होंने आसपास की जो भी सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता के, तो दोनों के, और उधर ईरानियन सभ्यता से जिस तरीके से उन्होंने अपने सारे जो जानकारी है उसको मिला के अपनी एक नई कल्चर को एस्टेब्लिश किया था। तो ये मुख्य मुख्य बिंदुएं थी जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोग का मोटिवेशन भी बढ़ता है। सब्सक्राइबर और लाइक की संख्या कम होती है, कमेंट की संख्या कम होती है, तो मोटिवेशन डाउन होता है। आप जो भी सजेशन देंगे वो उस सजेशन के हिसाब से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करूँगा। तो आपका फीडबैक हमें काफ़ी ज़रूरी होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।